रात को अचानक से रवि की आंखें खुलती हैं और जैसे ही उसका हाथ अपने बिस्तर के साइड में जाता है तो एकदम से वह देखने लगता है कि उसकी पत्नी वहां पर नहीं है। उसके बाद वह खड़ा होता है, अपनी पत्नी को पहले तो आवाज देता है लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी अता पता नहीं होता। उसके बाद खड़ा होकर घर में इधर उधर ढूंढता है लेकिन वहां पर भी उसकी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद वह अपना फोन उठाता है अपनी पत्नी को फोन करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाता है तो फोन के अंदर उसकी पत्नी का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं मायके जा रही हूँ, 4-5 दिन बाद लौटूंगी और तुम कैसे भी चिंता मत करना और परेशान मत होना बिल्कुल भी। ऐसा मैसेज लिखा हुआ था। उसके बाद जो पति होता है रवि जिसका नाम होता है वह फौरन से अपनी पत्नी के नंबर पर फोन करता है, लेकिन उसका जो पत्नी का नंबर था वह स्विच ऑफ बता रहा था। अब पहले तो वो यहाँ पर बैठता है और फिर सोचने लगता है कि क्या कारण है जो पत्नी ने मुझे जगाकर बताना भी सही नहीं समझा और इतनी रात को वो ऐसे कैसे जा सकती है, क्योंकि एक रात पहले ही वो लोग बड़े ही खुश थे और खुश होकर वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इधर जो उसकी पत्नी स्नेहा होती है उसने उसके लिए अच्छे से खाना बनाया था और खुशियों के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे बिना बताए मायके जाना उसे खटकने लगता है। और इसी वजह से जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह उठकर वह सबसे पहले अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर उसके माता पिता रहा करते थे। माता पिता चूंकि यहाँ पर जो रवि है वह इंदौर में रहा करता है और उसके माता पिता इंदौर के पास ही के शहर में रहा करते हैं। और वहां पर जाने के बाद जैसे वो देखता है तो उस घर में जो घर उसकी ससुराल था वहां पर ताला लगा हुआ है। अब जिस ताले को देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और पड़ोसी से पूछने लगता है कि भाई साहब ये लोग कहाँ गए हैं। तो उसके बाद जो पड़ोस का व्यक्ति होता है वो कहता है कि भाई साहब ये तो कई दिनों के हरिद्वार गए हुए हैं। अब इस बात को सुनकर उसका माथा खनकता है और वह सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है और किस वजह से यहाँ पर जो मेरी पत्नी है वो मुझसे झूठ बोल गई और उसके बाद उसने मौन भी स्विच ऑफ कर रखा है। ऐसा सोचते हुए वह वहां से वापस लौटता है घर की तरफ, लेकिन जब तक वह रास्ते में था तो वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी के फोन से किसी और ने मैसेज कर दिया हो और पत्नी किसी न किसी मुसीबत में हो। इसीलिए वह अपना दिमाग दौड़ाता है और दिमाग दौड़ाने के बाद कई ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। कभी वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी का किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंग हो और उसी वजह से वह उसके साथ भाग गई हो और उसने ऐसा मुझे दिखाया है ताकि 4-5 दिन बाद जब वह लौटेगी तो उसके बाद मैं उससे कुछ न कहूं। ये सोचकर ढेर सारे विचार विमर्श उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और वह याद करने लगता है उन दिनों को जब उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। दरअसल जो रवि है वह मध्य प्रदेश के ही गांव का रहने वाला है और उसके बाद जब उसकी पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो वह एक कंपनी में काम करने लगता है। कंपनी के काम के दौरान वह एक शहर में जाता है और वहीं पर इसकी मुलाकात स्नेहा नाम की लड़की से होती है। स्नेहा जो कि अपने माता पिता के पास रहा करती थी और उसके बाद जब इन दोनों की एक बार नजरें मिलती हैं तो उसके बाद बार बार कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने लगते हैं। दोनों वहीं से एक दूसरे को पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद स्नेहा के माता पिता की मर्जी से दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जो स्नेहा है वो रवि के साथ रहने लगती है और रवि फिलहाल इंदौर में पोस्टिंग है एक कंपनी में और वहीं पर अपनी पत्नी स्नेहा के साथ रहा करता है। पिछले 5 साल से लगातार वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं। हालांकि अभी तक इनको कोई बच्चा नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे की प्लानिंग अभी इन्होंने की नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि जब तक अपना मकान नहीं होगा तब तक हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर इन्होंने बच्चे के लिए अभी अवॉइड कर रखा है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी गहरा प्यार है। जब यहाँ पर इन सभी बातों को याद करता है तो वह सोचने लगता है कि कहीं ये प्यार दिखावा तो नहीं, और इसी वजह से वह सोचता है कि इसकी पुलिस कंप्लेंट कर देता हूं। ऐसा सोचकर जो रवि होता है वह एकदम से घर से निकलता है, लेकिन तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है जिसने कभी उससे कहा था कि भाई अगर किसी का नंबर ट्रेस वगैरह करवाना हो तो मैं पुलिस के उसी डिपार्टमेंट में हूं और तुम्हारा काम मैं चुप से कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सोचकर वह सीधा अपने उस दोस्त के पास फोन मिलाता है और कहता है कि भाई आज मुझे तेरी जरूरत है। उसके बाद वह कहता है कि बताओ भाई क्या बात हुई। तो वह कहने लगता है कि यार देखो ना, मुझे ना मेरी पत्नी पर शक है और लगता है कि वो मुझे चीट कर रही है। इस बात को सुनकर वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है। तो वो उसे पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मिला है, लेकिन जब मैंने घर जाकर देखा तो उसके माता पिता तो कई दिन पहले हरिद्वार जा चुके थे। उसके बाद जो उसका दोस्त पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ठीक है भाई बता मुझसे क्या चाहता है। तो वो कहता है कि उसका नंबर ट्रेस कर और ये पता लगा कि वो कहाँ है फिलहाल। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है भाई अभी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचने में, मुझे तो अपना नंबर दे दे जिसको ट्रेस करवाना है और मैं तुम्हें लोकेशन वगैरह बाद में बता दूंगा। ऐसा कहकर जो
उसका दोस्त होता है वो फोन कर देता है और उसके बाद रवि अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसका फोन रिंग करता है। एक अननोन नंबर से उसको कॉल आया था। अब जैसे अननोन नंबर से कॉल आता है तो रवि उस फोन को उठाता है और उठाने के बाद वह उससे कहने लगता है, जो दूसरी तरफ व्यक्ति होता है, कि तुम रवि बोल रहे हो ना। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ भाई मैं रवि बोल रहा हूं, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें तो मैं शायद जानता भी नहीं हूं। तो उसके बाद वह कहता है कि मेरा नाम रंजीत है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हारी पत्नी के बारे में। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो कहने लगता है कि तुम मेरी पत्नी को कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि अगर देखो अच्छे से जानना है तो बेशक से तुम आ सकते हो, अगर नहीं विश्वास है तो बेशक से मत आओ। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है, उसे जगह बताकर कि रेलवे स्टेशन के पास में जो पार्क है वहां पर आ जाना। रवि जो होता है वह नहीं रह पाता क्योंकि वह जानना चाहता है कि उसकी पत्नी का ऐसा क्या अतीत है जो उसे नहीं पता है। इसी वजह से रवि वहां पर चला जाता है और वहां पर रंजीत उसे मिल जाता है। वह कहने लगता है कि कहाँ है तुम्हारी पत्नी। तो यहाँ पर जो रवि है वो कहता है कि मुझे नहीं पता और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इसके बाद जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि शायद लगता है तुम्हें धोखा देकर भाग चुकी है। रवि कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो जो रंजीत होता है वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी का नाम स्नेहा नहीं है, उसका नाम है साक्षी। आज से 7 साल पहले वह दिल्ली में रहा करती थी और मेरा जो बड़ा भाई है उसके साथ उसकी शादी हो गई थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब इस बात को सुनकर रवि पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। स्नेहा ने उसे इतना ही बताया है कि मैं अपने माता पिता के साथ रहा करती हूँ और पढ़ी लिखी भी वो है। इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। लेकिन तभी वह व्यक्ति उसे एक फोटो दिखाता है, यानी कि रंजीत उसे एक फोटो दिखाता है जो कि स्नेहा का और साथ में एक और व्यक्ति होता है उसके, जिसको वह अपना भाई बता रहा था। इस फोटो को देखने के बाद वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति सही बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्नेहा है बड़ी मुस्कुराकर उसके पास बैठी हुई है और उसने पूरा साजो श्रृंगार कर रखा है। वह कहता है कि इसने ना मेरे भाई को इस दुनिया से विदा कर दिया है और उसके बाद ये भागती फिर रही है। मैं इसे ढूंढ रहा था लेकिन जैसे ही मुझे पता कि ये यहाँ पर है तो उसके बाद यहाँ से भी भाग गई है। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है जो मेरी पत्नी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। उसे ये बात को विश्वास नहीं होता कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है क्योंकि शायद उन दोनों के बीच में काफी गहरा प्यार था। इसके बाद जो रंजीत होता है वो कहता है कि देखो मैं फिलहाल तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हें तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ भी पता चले तो उसके बाद फौरन से मुझे फोन कर देना, मैं उससे आकर अपना बदला लेना चाहता हूँ। इसके बाद रंजीत तो वहां से चला जाता है और रवि जो होता है वह भी वहां से वापस लौटने लगता है। रास्ते में ढेर सारे विचार विमर्श उसके दिमाग में घूम रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या ये झूठ है जो कुछ उस व्यक्ति ने बताया है। अगर झूठ है तो ये फोटोग्राफ उसके पास कहां से आया। इस फोटोग्राफ को वह अपने पास रखता है और उसके बाद अपने उस पुलिस वाले दोस्त से फोन करके कहता है कि भाई ये बता कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अब तो ढेर सारी पहेलियां उलझ चुकी हैं। तो वह पूछता कि क्या हुआ, तो वह कहने लगता है कि इस तरह से बात है और ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बता रहा था। इसके बाद यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि भाई अगर कोई और बात है तो मैं केस दर्ज कर लेता हूँ। लेकिन जो रवि है वो कहता है कि भाई केस दर्ज होने में तो काफी टाइम लगेगा, उसके बाद पुलिस वाले ढूंढेंगे, तो मुझे उसकी लोकेशन बना दे। मैं उससे खुद पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है जो उसने मुझसे झूठा प्यार किया। इस बात को सुनकर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि बस तू 1 मिनट दे मुझको और मैं अभी के अभी उसकी लाइव लोकेशन तुम्हें भेजता हूँ। इसके बाद जो उसका दोस्त होता है वह उसे एक रेलवे स्टेशन की लोकेशन देता है। कहता है कि फिलहाल की लोकेशन यहाँ की बता रही है, इस फोन की लोकेशन तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इस फोन पर लास्ट बार जो कॉल आई थी उस कॉल का जो लाइव लोकेशन है वो उस जगह की बता रही है, शायद वहां पर तुम्हें कुछ मिल जाए। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वह कहता है कि ठीक है भाई मैं वहां पर जा रहा हूं, क्योंकि यहां से उस जगह की दूरी लगभग 3 घंटे की दूरी पर थी। उसके बाद रवि अपनी गाड़ी में बैठता है और फौरन से उस जगह पहुंचता है जहां की लोकेशन बता रही थी। वहां पर जाने के बाद वह रेलवे स्टेशन पर देखता है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है और वह दोबारा से अपने दोस्त के पास फोन करता है। तो वो कहता है कि भाई रेलवे स्टेशन के पास ही में एक लॉज है और उस लॉज की ये लोकेशन बता रही थी, तो वहां पर जाकर पूछताछ कर, शायद वहां से तुम्हें कुछ पता चले, क्योंकि वो दूसरा वाला फोन भी कुछ देर के लिए स्विच ऑफ हो गया है। उसके बाद जो रवि होता है वह सीधा वहां पर जाता है उस लॉज में और वहां पर जाकर जब अपनी पत्नी का फोटो दिखाता है तो उसे पता चलता है कि जो फोटो में महिला है वह यहां पर रुकी थी और उसका रूम नंबर फलाना था, उसमें उसके साथ एक 40 साल का व्यक्ति भी था। इस बात को सुनकर रवि और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कौन है वह व्यक्ति। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो लोग कहां गए। तो लॉज वाला जो मैनेजर होता है वो बताता है कि
कि साहब यहाँ से तो सुबह ही वो लोग लॉज छोड़कर चले गए थे और रेलवे स्टेशन जाने की बात कर रहे थे। इसके बाद वह अपने दोस्त के पास फोन करता है और कहता है कि भाई यहाँ से तो निकल चुके हैं और उसके साथ कुछ 40 साल का व्यक्ति भी है। तो इसके बाद यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है जो पुलिस में था और वह उसे लोकेशन दे रहा था, तो वह कहता है कि भाई अभी अभी उसका फोन ऑन हुआ है और वो फलाने रेलवे स्टेशन पे है जो कि यहाँ से लगभग आधा घंटे की दूरी पर था। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो कहता है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी पहुंचता हूं और पहुंचकर तुम्हें बताता हूं कि क्या कंडीशन है। उसके बाद रवि सीधा उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां जाकर भीड़ में इधर उधर देखने लगता है। देखने के दौरान अचानक से उसे जो स्नेहा होती है वो दिख जाती है और जैसे स्नेहा उसे दिखती है तो एकदम से भागकर वह उसका हाथ पकड़ लेता है। साथ में वो 40 साल का व्यक्ति भी होता है और जैसे स्नेहा यहाँ पर रवि को देखती है तो एकदम से वह पसीने से लथपथ हो जाती है और कहती है कि रवि तुम यहाँ पर कैसे। उसके बाद जो रवि होता है वो गुस्से में कहने लगता है कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो और क्यों मुझसे झूठे प्यार का ड्रामा किया। इस बात को सुनकर जो स्नेहा होती है वो कहती है कि झूठा प्यार, मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे झूठा प्यार किया करती हूँ, मेरा प्यार काफी ज्यादा पवित्र है। इस बात को सुनने के बाद वह कहने लगता है कि मुझे ना ऐसे ऐसे व्यक्ति मिला था और उसने कहा था कि तुम्हारा नाम स्नेहा नहीं है, तुम्हारा नाम तो साक्षी था और आज से 7 साल पहले तुम दिल्ली में रहा करती थी। उस व्यक्ति का नाम रंजीत होता है। इस बात को सुनकर स्नेहा अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है और आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। लेकिन तभी उसके साथ में जो 40 साल का व्यक्ति था वो कहता है कि बेटा रवि, अभी तुम्हें अधूरा सच पता है, अगर पूरा सच पता चलेगा तो ही तुम फैसला करना कि इसने तुम्हें धोखा दिया है या नहीं दिया। तो उसके बाद जो रवि होता है वो पूछने लगता है कि क्या है पूरा सच। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि बेटा मैं एक एडवोकेट हूं और स्नेहा मेरी बेटी है, मैं दिल्ली में रहा करता था और आज से 7 साल पहले स्नेहा का नाम साक्षी ही था। साक्षी प्रतीक नाम के लड़के से प्यार करने लगती है। उसके बाद मैं उससे शादी करा देता हूं, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि जो प्रतीक है वो ड्रग्स लिया करता है। अब इसके चलते इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं और झगड़ों के दौरान एक दिन जो साक्षी होती है वह अपने पति से झगड़ा करके वहां से निकलती है, लेकिन पति कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। लेकिन साक्षी सुनती नहीं है और वहां से सीधा मेरे पास आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि उसके पति ने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया है और वो छत से छलांग लगाकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब जो प्रतीक का छोटा भाई होता है रंजीत, वह थोड़ा बदमाश किस्म का व्यक्ति था और जैसे ही वह ये बात सुनता है तो उसके बाद वह कहने लगता है कि नहीं, इसने ही मेरे भाई को इस दुनिया से विदा किया है और उसके बाद केस कर देता है। मैं इस केस को लड़ता हूं, सारे के सारे सबूत मिल जाते हैं कि जब वो सीसीटीवी कैमरे में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और उसके बाद जो प्रतीक है वो छत से छलांग लगाकर अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता है। सारे सबूत मिलने के बाद मेरी बेटी को कोर्ट तो बरी कर देता है क्योंकि वो बेगुनाह थी और वह अपनी जिंदगी को अपने आप से इस दुनिया से विदा किया था और इसमें साक्षी की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन जो उसका भाई होता है वह अपने घर से फरार हो जाता है और चैलेंज दे देता है कि कहीं भी मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। इस बात से मुझे डर लगता है और इसी डर के कारण मैं अपने जानने वाले इन व्यक्तियों के पास अपनी बेटी को रख देता हूं और साथ में इसकी नाम और आइडेंटिफाई पूरी तरह से बदल देता हूं ताकि वो कैसे भी करके इसके पास तक ना पहुंच सके। मैंने कई सारी पुलिस कंप्लेंट की लेकिन कहीं से भी इसको पकड़ा नहीं जाता है, ये पूरी तरह से गुमशुदा रहता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले इसका मेरे पास फोन आया था और उसके बाद इसने मुझे बताया कि अब तुम क्या करोगे, तेरी बेटी को मैंने ढूंढ लिया है और अब देख तू मैं उसके साथ क्या करता हूं। उसी वजह से जिस रात ये घर को छोड़कर आई थी मैंने इसके पास फोन किया और कहा कि बेटी फौरन से घर से निकला क्योंकि रंजीत को तेरे बारे में पता चल गया है। इसके बाद जो बेटी होती है वो वहां से निकल आती है और निकलने के बाद ये सारी बातें जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुई हैं ये इस तरह से हुई हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम इस केस की फाइल देख सकते हो और पूरा के पूरा डाटा मेरे पास है, मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। लेकिन जो स्नेहा है वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रंजीत होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि स्नेहा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मन ही मन ढेर सारी बातें तुमसे कही, सोचा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इसके बाद जो स्नेहा होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं रवि, लेकिन अब तुम मुझे जाने दो वरना रंजीत को पता चल गया ना तो वो यहाँ पर आकर कुछ भी बखेड़ा खड़ा कर सकता है। तभी जो रवि होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे पकड़वा दूंगा। उसके बाद जो रवि होता है वह एक जाल बिछाता है और कहता है कि भाई तुम ऐसा करो, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर स्नेहा मुझे मिल गई है, मैंने उसे पकड़ रखा है और तुम भी उससे बातचीत कर लेना कि क्या मैटर है तुम्हारा, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है।
ऐसा कहकर वह रंजीत को एक जगह बुलाता है, लेकिन वहां पर स्नेहा का जो पिता होता है उसने पहले से पुलिस की फील्डिंग लगवा रखी थी और जैसे ही रंजीत यहां पर आता है तो उसको चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया जाता है। दबोचने के बाद उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और ये सारी बातें जब लिखित रिपोर्ट में पुलिस वालों को दी जाती हैं तो वो लोग उसे जेल में भी डाल देते हैं। उसके बाद रवि और स्नेहा एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं और रवि कहता है कि चिंता मत करो, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती, इस तरह से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। तो वो कहने लगती है कि मैं डर रही थी कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, क्योंकि एक तो मैं पहले ही काफी ज्यादा परेशान हूं, उसके बाद अब थोड़ी सी खुशियां जिंदगी में आई हैं, पिछले 5 साल से हम लोग खुशियों से जीवन जी रहे हैं, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कहीं तुमसे भी हाथ धो बैठूं और तुम मुझसे नाराज हो जाओ। इसके बाद दोनों अपने जीवन को आज तक भी ऐसे ही जी रहे हैं। जो रंजीत है वो कुछ दिनों बाद जेल से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसे भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो स्नेहा है वो पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि जब एक बार जेल चले जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोगों की अकल ठिकाने आ जाया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।